हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज पढ़ते हैं संस्कृत का चौथा लेसन। इधर बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, एक दो दिन गैप हो गया क्योंकि जो है कि हम लोग गए थे माता रानी का दर्शन करने के लिए। सुल्तानगंज से टेल्हिया माता तक पैदल यात्रा करने गए थे, इसीलिए जिसके कारण गैपिंग हो गया। अब लगातार वीडियो डाला जाएगा। तो चलिए आज समझते हैं भारतीय संस्कार के बारे में। पीछे इसका लेसन पढ़ा दिया गया है पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक से। आइए आज इसको भी समझते हैं कि भारतीय संस्कार क्या होता है। तो भारत में हमारा भारत जो महान कहलाता है, इन संस्कारों की वजह से ही हमारा भारत महान होता है। तो चलिए इस संस्कार के बारे में समझेंगे। इसमें जो है इस संस्कार को 5 कैटेगरी में बांटा गया है और टोटल संस्कार जो है 16। तो आज 16 संस्कार को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें बताया जाता है कि ऋषियों का पहले का मत है कि ऋषियों का कहना था, वो बताते हैं कि जीवन का कोई भी मुख्य कार्य करने से पहले, जीवन का कोई भी अगर मुख्य कार्य कर रहे हैं, मुख्य काम कर रहे हैं, तो उसमें मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। वेद मंत्रों का, कौन मंत्रों का? वेद मंत्रों का। वेद मंत्रों के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। किसका आशीर्वाद होना चाहिए? बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए और समस्त 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 परिवार का होना बहुत जरूरी होता है। इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर मुख्य कार्य करते हैं उसमें क्या होना चाहिए? वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए और पूरे परिवार के साथ होना चाहिए, तो वो सफल होता है। तो ये पहले के ऋषि की ये कल्पना है, ये बताते हैं। तो आइए आगे समझते हैं कि इसमें जो है संस्कार बताया जा रहा है कि संस्कार जो होते हैं, संस्कार का मौलिक अर्थ समझ लेते हैं पहले। संस्कार का मौलिक अर्थ, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? इसका जो मौलिक अर्थ होता है, इसका संस्कार का मौलिक अर्थ होता है कि शुद्धिकरण करना, शुद्ध करना, दोषों को दूर करना, व्यक्ति को शुद्ध करना, दोष को दूर करना, दोष को दूर करना और गुण का निर्माण करना। तो क्या होता है इसमें? दोष को दूर करना और गुणों का निर्माण करना। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? दोष को दूर करना और गुणों का निर्माण करना और उसे शुद्धिकरण करना। तो आइए समझते हैं अब संस्कार के बारे में। इसे 5 टाइप से बांटा गया और इन 5 टाइप को विस्तार से पढ़ते हैं। तो इन 5 प्रकार को समझते हैं बढ़िया से। तो इसको 5 टाइप में बांटा गया। कितने टाइप में बांटा गया है? 5 टाइप में बांटा गया है। तो पहला समझते हैं जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। तो आइए तीनों संस्कार को समझते हैं। इसमें पहला संस्कार होता है गर्भाधान। क्या होता है? गर्भाधान। तो पहला संस्कार क्या होता है? गर्भाधान होता है। दूसरा संस्कार जो होता है इसमें पुंसवन संस्कार होता है। दूसरा संस्कार क्या होता है? पुंसवन संस्कार होता है। और इसमें तीसरा जो होता है सीमंतो नयन। इसमें तीसरा संस्कार सीमंतो नयन होता है। इस संस्कार में ये इसमें बताया गया है कि जो है क्या कहा जाता है? गर्भाधान किया जाता है, जिसमें कि सीमंतोन्नयन में ये होता है कि स्त्री जो होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उसे खुश रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि बच्चा स्वच्छ और बुद्धिमान हो। तो जन्म से पूर्व ये 3 संस्कार होते हैं। तो आगे समझते हैं। अगला जो है बचपन के समय जो संस्कार होता है, बचपन तो बचपन में जो संस्कार होता है बता दिए, इसको कहा जाता है शैशवावस्था। बचपन में जो संस्कार होते हैं उसको कहा जाता है शैशवावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैशवावस्था। तो बचपन में कौन कौन से संस्कार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बचपन में जो संस्कार होता है, पहला संस्कार होता है जात कर्म। कौन सा कर्म संस्कार होता है? जात कर्म। तो इसमें बताया जाता है, जात कर्म में कि ये जो है कौन सा जात है, स्त्री है या पुरुष है। जाति मतलब ये नहीं जो कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, ये इसके बारे में ये जात का नहीं बताया जाता है। बस ये जात कर्म होता है कि ये लड़का है, स्त्री है या पुरुष है, लड़का है कि लड़की है, ये जात कर्म किया जाता है। पहला संस्कार ये हो जाता है। इसमें दूसरा जो संस्कार आता है, दूसरा संस्कार है
जात कर्म के बाद नामाकरण। जब जात कर्म हो जाता है कि ये स्त्री है या पुरुष है तो क्या होता है, उसका नामाकरण किया जाता है। तो नाम रखा जाता है जो भी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी नाम ना है। उसके बाद होता है तीसरा संस्कार इसमें निष्कर्मण। क्या होता है, निष्कर्मण। तो निष्कर्मण संस्कार जो होता है ये इससे बाहर निकाला जाता है, ये निष्कर्मण संस्कार कहलाता है। चौथा संस्कार होता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन होता है। कौन सा संस्कार होता है, चौथा अन्नप्राशन संस्कार होता है। इसमें क्या होता है, अन्न ग्रहण किया जाता है। पांचवा जो संस्कार होता है चूड़ा कर्म होता है। कौन सा होता है, चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म। और लास्ट छठा जो होता है कर्ण वेद। कर्ण कर्ण वेद। तो कर्ण वेद होता है। ये हमारे 6 संस्कार होते हैं। कब होते हैं, बचपन में। तो बचपन में हमारे 6 संस्कार होते हैं। पहले समझते हैं कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान होते हैं, पुंसवन होते हैं और सीमंतोन्नयन होते हैं। इसमें महिलाओं को क्या किया जाता है, खुश रखने का प्रयास किया जाता है और ताकि बच्चे बुद्धिजीवी और संस्कारी हो। दूसरा जो है, दूसरा संस्कार बचपन में किया जाता है। तो बचपन में कौन कौन से संस्कार होते हैं, जो बचपन में होते हैं, जब छोटे होते हैं तो उसको पहला नंबर तो क्या किया जाता है, जात कर्म। वो कौन सा जात है उसके बारे में बताया जाता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है, नामाकरण। उसके बाद उसका नाम रखा जाता है। तीसरा जो संस्कार इसमें आता है निष्कर्मण, उसे बाहर निकाला जाता है। चौथा होता है अन्नप्राशन, यानी कि अन्न ग्रहण करने लगता है वो बच्चे। और पांचवा जो होता है चूड़ा कर्म और कर्णवेद होते हैं। तो ये हो गए टोटल हमारे 3 संस्कार इसमें आ गए। और बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6 होते हैं। 6 होते हैं। तो देखिए काउंट कीजिएगा, 3 हो गया प्लस 6। आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए इसका टाइप क्या हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। हमें 5 प्रकार से पढ़ना है। चलिए आगे इसको समझते हैं। इसको आगे तीसरा में आते हैं। इसका जो तीसरा है शिक्षा संस्कार। क्या है, शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कारी जो शिक्षा जब उसका प्रारंभ किया जाता है, शिक्षा प्रारंभ जब किया जाता है तो समझते हैं। तो शिक्षा संस्कार कहेंगे या शैक्षणिक शैक्षणिक संस्कार कहेंगे। क्या कहेंगे, शिक्षा संस्कार या शैक्षणिक संस्कार। जब उसका शिक्षा प्रारंभ होता है तो क्या होता है, पहला शिक्षण संस्कार में जो आता है क्या आता है, अक्षरारंभ आता है। अक्षरारंभ। अक्षरारंभ जो होता है, अक्षरारंभ में क्या किया जाता है, बच्चों को जो है अक्षरारंभ में अक्षर सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, अक्षर और अंक सिखाया जाता है। अक्षर और अंक के बारे में बताया जाता है। अक्षर में जैसे आता है क ख आ, और अंक में जो आता है 1 2 3 4 5, ये सिखाया जाता है। अक्षरारंभ में क्या होता है, अक्षर और अंक को सिखाया जाता है। दूसरा जो होता है अक्षरारंभ के बाद उपनयन होता है। उपनयन। उपनयन भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जब अक्षरारंभ अंक लिखने सीख जाते हैं और अक्षर लिखने आ जाता है तो उसे उपनयन संस्कार का मतलब होता है, समझते हैं, वो उपनयन संस्कार होता है उसके साथ। तो उपनयन संस्कार में ये होता है गुरु अपने शिष्यों को अपने घर ले जाता है। क्या करता है, इस संस्कार में क्या होता है, गुरु शिष्यों को अपने घर ले जा करके वहीं उसको शिक्षा देते हैं। और वहाँ के जो है शिक्षा के जितने भी नियम होते हैं उन शिष्यों को उसका पालन करना होता है और अध्ययन करना होता है। इसके साथ साथ उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बताया जाता है। इसीलिए प्राचीन काल के शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। चलिए इसका हो गया उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है, गुरु शिष्यों को अपने घर ले जाके उन्हें शिक्षा देते हैं और जो है कि अध्ययन करने के लिए सिखाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बताते हैं। तो आगे समझते हैं इसका जो तीसरा है। तीसरा जो हो जाएगा वेदारंभ करते हैं। क्या करते हैं, वेदारंभ। वेदारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है, वेदारंभ होता है। वो जो गुरु होते हैं शिष्य को अपने घर ले जाते हैं तो वो अपने घर में क्या करते हैं, उसको वेदों का भी ज्ञान देना आरंभ कर देते हैं। उनका मानना है कि वेद जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, इसलिए वेदों का होना बहुत जरूरी है। तो वेदा आरंभ कब हो जाता है, वो गुरु के घर ही वेदों का आरंभ होता है। तो इसका चौथा जो है संस्कार है केशांत संस्कार। कौन सा संस्कार है, केशांत संस्कार, या इसको कहा जाता है गोदान संस्कार।
गोदान संस्कार। तो देखिए इस संस्कार में क्या होता है, गुरु के घर में शिष्य का क्या होता है, केश को मुंडन कराया जाता है, मुंडन करवा दिया जाता है। केशांत मतलब केश का अंत कर देना, मतलब केश का मुंडन करवाया जाता है। तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, गोदान करना पड़ता है, गोदान करना पड़ता है, इसीलिए उसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से गोदान ही होता है। तो ये केशांत संस्कार हो गया। अगर पचमा की बात करें, पचमा है समापन, समावर्तन, समावर्तन। समावर्तन संस्कार में जो आते हैं, समावर्तन, देखिए समावर्तन नाम ही है कि समावर्तन मतलब अभी इनका शिक्षा शैली समाप्त हो गया, तो लास्ट संस्कार होता है जब उसके शिक्षण शैली समाप्त हो जाते हैं। तो जितने भी शिष्य होते हैं गुरु को घर छोड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए जाते हैं। तो गुरु जब उसको विदा करते हैं तो उनको अपनी कर्तव्यों के बारे में बता देते हैं। क्या बताते हैं कि उनको बताते हैं कि हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। दूसरा उनको जो ज्ञान दिया गया है, ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। और एक घमंड, घमंड नहीं करना चाहिए, ये उनको बता करके इत्यादि इस तरह से उसे भेज दिया जाता है। तो इसमें जो थे टोटल 5 संस्कार आते थे। शिक्षा, शिक्षा यानी शैक्षणिक संस्कार में कितने हैं, 5 संस्कार है। 5 संस्कार के बारे में जाने कि अक्षरारंभ होता है। अक्षरारंभ मतलब होता है कि उसमें अक्षर और अंक के बारे में बताया जाता है। उपनयन संस्कार में गुरु अपने शिष्यों को घर ले जाता है और वहाँ शिक्षा देते हैं। और तीसरा जो है वेदारंभ, वेदारंभ में क्या होता है, वो अपने ही घर में वेद को भी सिखाने लगते हैं। केशांत संस्कार में मुंडन किया जाता है और गोदान किया जाता है, इसलिए गोदान संस्कार भी इसको कहते हैं। समापन में जब पूरी शिक्षा हो जाती है तो शिष्य गुरु के घर छोड़ के अपने घर जाते हैं और उसमें वो बताते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह से इस शैक्षणिक संस्कार में ये इतने महत्वपूर्ण बातें थी। तो आइए आगे समझते हैं। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण यही संस्कार था। अब आगे आइए, तो इसमें 5 संस्कार थे, तो 5 संस्कार ऐड कर लीजिए इसमें, बताइए कितना हुआ टोटल, ऐड करके बताइए कितने संस्कार हो गए और कितने बचे हैं। हमें टोटल 16 संस्कार के बारे में जानना है। तो देखिए ऐड कीजिए, टोटल कितना हो गया, 14 संस्कार, मतलब मात्र 2 संस्कार बचे हैं। तो आइए अगला पढ़ते हैं संस्कार। अगला संस्कार जो है विवाह संस्कार है। कौन सा संस्कार है, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार, देखिए विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य क्या होता है। अब विवाह संस्कार के बारे में समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो समझते हैं कि विवाह संस्कार जो होता है, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य क्या होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए उसे विवाह करना पड़ता है। विवाह कर लिया तो समझिए कि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो विवाह करने के लिए क्या सब की जरूरत होती है, तो विवाह करने के लिए पहले तो वर वधू का निरीक्षण होता है। फिर निरीक्षण होने के बाद क्या होता है कि मंडप पूजन होता है। उसके बाद मंडप का निर्माण किया जाता है और फिर जो है कि वधू पक्ष वर पक्ष के को क्या करते हैं, स्वागत किया जाता है। फिर वहां जाने के बाद अग्नि और मंडप पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है कि अंत में धान का लावा से भी पूजा किया जाता है और अंत में क्या करते हैं, सिंदूर दान किया जाता है, सिंदूर दान। उसके बाद क्या होता है, विवाह संपन्न होते हैं। तो इस तरह से ये विवाह संस्कार हो जाते हैं। और विवाह संस्कार को महत्वपूर्ण संस्कार, एक पवित्र संस्कार माना गया है, क्योंकि विवाह संस्कार के बिना ना ही कोई गर्भ 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 संस्कार में जा सकता है और ना ही अन्य संस्कार में। तो ये विवाह संस्कार बहुत ही पवित्र माना गया है। हमारा एक लास्ट संस्कार बचता है जो कि है अंतिम संस्कार। क्या है, अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार को हम कहते हैं दाह संस्कार। इसको दाह संस्कार भी कहा गया है, या इसको कहते हैं अंत्योष्टि संस्कार भी कहा गया है। जब मनुष्य अंतिम यात्रा पे होते हैं, अंतिम समय में होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या कहा जाता है, अंतिम संस्कार क्या किया जाता है, या दाह संस्कार या अंत्योष्टि, तीनों एक ही बात है, तो इसे कहा जाता है। तो क्या समझे, विवाह संस्कार में जो होता है, विवाह संस्कार के बाद कहाँ पहुंच जाता है मनुष्य, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो ये था। तो आइए जो है कि ये पूरे लेसन जो है कि बढ़िया से समझ लिए। आइए इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको शॉर्ट में। यहाँ क्या बताया जा रहा है, ऋषि का जो मत था, ऋषि का जो कहना था, उनकी कल्पना थी कि जीवन के, उन्होंने बताया है कि जीवन के सभी अवसर पर क्या करना चाहिए, वेदों का, वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये सब कब होना चाहिए, पूरे समस्त परिवार के साथ होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है
और पूर्ण होता है। तो संस्कार का मौलिक अर्थ होता है जो है कि मनुष्यों को शुद्धिकरण करना, उसके दोष को दूर करना और उसे गुणवान बनाना, ये संस्कार का मौलिक अर्थ होता है। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में 5 भाग को समझते हैं। पहला होता है जन्म से पूर्व। तो जन्म से पूर्व इसमें 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। पहला होता है गर्भाधान, दूसरा होता है पुंसवन और सीमंतोन्नयन। इसमें जो है महिलाओं को खुश रखने का प्रयास किया जाता है ताकि अगली पीढ़ी बेहतर हो। दूसरा में इसमें दिया है बचपन के संस्कार। तो बचपन के संस्कार को कहते हैं शैशवावस्था या शैशव संस्कार। इसमें जो है ना टोटल 6 संस्कार होते हैं। तो पहला संस्कार होता है जात कर्म। तो जात कर्म में इसमें बताया जाता है कि वो कौन सा जात है, स्त्री है या पुरुष है। नामकरण, उसमें उसका नाम रखा जाता है। तीसरा संस्कार इसका होता है निष्कर्मण। निष्कर्मण मतलब बाहर निकलना। चौथा जो होता है इसका अन्नप्राशन, मतलब जब अन्न ग्रहण करने लगते हैं, अन्न खाने लगते हैं, तो ये अन्नप्राशन संस्कार होता है। उसके बाद होता है चूड़ाकर्म एंड कर्णभेद। तो इसमें 6 संस्कार टोटल हो गए। तीसरा इसमें आता है शिक्षा संस्कार, जिसको शैक्षणिक संस्कार भी कहता है, जब उसे शिक्षा ग्रहण करवाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अक्षरारंभ करवाया जाता है, उनको अक्षर सिखाया जाता है। क्या किया जाता है? अक्षर और अंक सिखाया जाता है। जब वो अक्षर और अंक सीख जाते हैं, उसको गुरु के घर शिक्षा ग्रहण करने भेजते हैं, जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है, गुरु शिष्य को अपने घर ले जाके उन्हें शिक्षा देते हैं, उनको नियमों का पालन करने सिखाते हैं और उनका अध्ययन करवाते हैं और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सिखाया जाता है। इसीलिए प्राचीन में स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो आगे समझते हैं। उपनयन संस्कार हो गया। वेदारंभ, गुरु जो होते हैं, गुरु शिष्य को अपने घर में क्या करते हैं? वेद सिखाना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वेद बहुत ही श्रेष्ठ है, वेद का विज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो केशांत संस्कार, केशांत संस्कार अगला है चौथा। तो केशांत संस्कार में बताया जाता है कि उनका मुंडन किया जाता है, उसके बाद गौदान किया जाता है। तो केशांत संस्कार में क्या होता है? मुंडन किया जाता है। केशांत का मतलब केश का अंत कर देना, तो केशांत हो गया मुंडन कर देना। तो उसमें क्या होता है? गौदान करना होता है, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। समापन संस्कार का मतलब साफ साफ है कि ये समाप्त हो रहा है। तो समाप्त का मतलब उसका शिक्षा शैली समाप्त हो गया। जब शिक्षा शैली समाप्त हो जाती है तो क्या होता है? वो शिष्य का, गुरु का घर छोड़ के अपने घर जाने लगते हैं। तो उनको जो है कि उनके गुरु उनको कर्तव्यों को याद दिलाते हैं, उनको बताते हैं और वहां से उसको विदा करते हैं। जब वो गुरु के घर से कहाँ प्रवेश करता है? गृह जीवन में प्रवेश करने के लिए गुरु का घर छोड़ के जाते हैं। तो उनके जो गुरु होते हैं, उनके कर्तव्यों को याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? उसमें उन्होंने बताते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए और जो तुम्हें ज्ञान दिया गया सही उपयोग होना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार करने के बाद ही मनुष्य क्या होता है? गृह जीवन में प्रवेश करते हैं। तो विवाह संस्कार करने के लिए क्या क्या की जरूरत होती है? तो विवाह संस्कार करने के लिए मंडप पूजन होता है, वर वधू का निरीक्षण होता है और फिर वर वधू के घर जाते हैं और वहाँ उनका क्या होता है? स्वागत किया जाता है। वर वधू का घर जाने का मतलब हुआ जैसे कि लड़का पक्ष से लड़की पक्ष की ओर जाता है तो बारात लेके जाते हैं और वहाँ क्या किया जाता है? उनका सत्कार किया जाता है। फिर विवाह संपन्न किया जाता है, सिंदूरदान होता है तो विवाह संपन्न हो जाता है। तो ये विवाह पूर्ण हो जाता है इस तरह से। और अंतिम संस्कार में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार उनका किया जाता है, या उसी को दाह संस्कार या अंत्योष्टि संस्कार कहा जाता है। तो ये हमारा लेसन जो है भारतीय संस्कार समाप्त हुआ। आइए इसका जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है महत्वपूर्ण सब बनाते हैं। तो आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब ये भारतीय संस्कार का पहला नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए आइए बनाते हैं इसको थोड़ा जूम कर लें। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्योष्टि संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार मतलब कि अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार जो होता है कब होता है? तो अंतिम संस्कार कब होता है बताइए आप लोग। अंतिम संस्कार करा कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये करने नहीं होगा, मरने हो जाएगा। यहाँ लिखा था इसे मरने, यहाँ दिया है मरने के बाद, जन्म से पहले, शिक्षा प्राप्त करने समय, विवाह के पहले। तो बताइए अंत्योष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार तो मरने के बाद ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वो को नहीं है, मोह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले
बताइए 6 संस्कार होते हैं, 5 संस्कार होते हैं, 1 होते हैं, 3। तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं बताइए। तो जन्म से पहले जो होते हैं वो 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कारों संस्कारों के कितने भाग में बांटा गया, मतलब संस्कार को जो है कितने भाग में बांटा गया है। तो संस्कार को कितने भागों में बांटा गया था बताइए। इसका आंसर 2 बताइए, 4, 5, 6, कितने भागों में बांटा गया? संस्कार को टोटल 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। बताइए कौन कौन से भाग में बांटा गया है? एक जन्म से पहले हो जाएगा, उसके बाद जो होता है बचपन का संस्कार जिसको शिशुआवस्था कहा जाता है, तो ये हो जाएगा। फिर शिक्षण संस्कार आ जाएगा, उसके बाद विवाह संस्कार और अंत्येष्टि, 5 संस्कार में बांटा गया है। तो चलिए आगे इसका क्या हो जाएगा? संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। अगला प्रश्न का बनाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है बताइए। मनुष्य जो है, सॉरी, मनुष्य एक सेकंड, मनुष्य गृह जीवन में कब प्रवेश करता है? तो मनुष्य जो गृह जीवन में प्रवेश करता है कब करता है? देखिए ऑप्शन है, विवाह संस्कार से पहले, उपनयन संस्कार के बाद, क्षौर कर्म के बाद, या कह रहा है कि विवाह संस्कार के साथ। वो जो गृह जीवन में प्रवेश करते हैं विवाह संस्कार के साथ ही वो गृह जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, चलिए, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए बताइए। तो कह रहा है गुरु भक्ति होनी चाहिए, पितृ भक्ति होनी चाहिए, देव भक्ति होनी चाहिए, ये देश भक्ति होनी चाहिए। तो देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति हमें तो देश भक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देश भक्ति होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाधान क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है बताइए। तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन जो होता है बताइए, गर्भ की रक्षा करना, गर्भस्थ शिशु का में संस्कार रोपण करना, गर्भवती की रक्षा करना, या इनमें से भी। तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा, गर्भ की रक्षा। गर्भाधान मतलब गर्भ की रक्षा करना होता है। और इसमें कहा जाता है गर्भ की रक्षा करना। तो चलिए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? कह रहा है कि वेदारंभ करना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, गुरु के पास जाना, और कह रहा है कि कह रहा है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन प्रवेश करना, शिक्षा व आसान। तो बताइए कि समावर्तन संस्कार का मतलब होता है, समावर्तन संस्कार का मतलब हो गया कि शिक्षा समाप्त हो गया तो गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। गुरु गुरु के घर से अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है बताइए। गर्भवती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, गर्भ में संस्कार रोपण करना, गर्भ की रक्षा करना, या वर्ण व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, गर्भवती को प्रसन्नता के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है, इससे गर्भवती प्रसन्न रहे। तो अगला 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या होना चाहिए? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या होना चाहिए? तो महत्वपूर्ण जो होगा करा जाति प्रथा, धर्म, संस्कार, गर्भाधारण। तो महत्वपूर्ण कोई उपादान है तो वो हमारा संस्कार है। क्या है? संस्कार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसान संस्कार कहाँ होता है? आप बताइए किसान संस्कार कहाँ होता है? किसान संस्कार कहता है गुरु के घर में, गुरु गृह में, पितृगृह में, राजभवन में, मृतक में। तो ये जो हमारा होता है कब होता है ये बताइए। तो गुरु के घर में ही हमारा किसान संस्कार मुंडन होता है, यानी कि जिसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। तो कहाँ हो जाता है? गुरु के घर में ही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न यह है कि अगला प्रश्न है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। जो शैशव संस्कार जो कहा जा रहा है, जिसको हम कहते हैं शिक्षा, शैशव मानी शैशवावस्था। जब शिक्षा संस्कार, शिक्षा में कितने संस्कार आते हैं तो बताइए, 6, 5, 1, 3। तो शिक्षा में जो आते हैं 6 संस्कार आते हैं। कितने संस्कार आते हैं? 6 आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया 6 हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संस्कृत, संस्कृत नहीं होगा, भारतीय साहित्य होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? भारतीय साहित्य, साहित्य में कितने संस्कार है? तो भारतीय साहित्य में जो हमारे संस्कार हैं, तो आप लोग बताइए, 16 है, 12 है, 14 है या 6 है? तो टोटल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16। तो अगला प्रश्न ये रहा, शब्दपति क्रिया किस संस्कार में संपन्न किया जाता है? तो शब्दपति जो होता है, सप्तपति होगा यहाँ पे, सप्तपति। तो ये सप्तपति होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया यहाँ पे टाइप करने में। तो ये जो होता है, ये संस्कार कहाँ होता है? वो विवाह संस्कार में होता है। किसमें प्रयोग होता है? विवाह संस्कार में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बागदान, बागदान होगा या बगदान नहीं, बागदान होता है, बागदान। बताइए बागदान जो होता है, कन्यादान होता है, सिंदूर दान होता है, ये बताइए कौन सा संस्कार में होता है? तो ये जो उपनयन है, विवाह है, पुनर्वसन है, निष्कर्मण है, तो बताइए कौन सा संस्कार में बागदान होगा? वो विवाह संस्कार में ही होता है। क्या होता है? बागदान, कन्यादान और सिंदूरदान, ये सब किसमें होता है? विवाह संस्कार में। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति की और ओदूत्य, यहाँ लिखाएगा, क्या लिखाएगा? ओदूत्य, ओदूत्य विशेषता क्या है? मतलब ऐसा दूसरे देश में कहीं भी नहीं मिलेगा। भारतीय संस्कृति का औदित्य विशेषता क्या है? तो बताइए, संस्कार है, धर्म है, जानी, जाति है। यहाँ पे जाति होगा, जानी नहीं होगा, जाति। क्या होगा? जाति, जाति है या संप्रदाय है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हमारा संस्कार। तो मुख्य विशेषता, औदित्य विशेषता क्या हो जाएगा? संस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है पुनर्वसन संस्कार कब होता है? तो बताइए, पुनर्वसन संस्कार मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म से पहले, या गृहस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम में? तो ये होता है जन्म से पहले होता है। जन्म से पहले कौन होता है? पुनर्वसन संस्कार। इसमें 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन से? एक तो पुनर्वसन हो गया, दूसरा होता है गर्भाधान होता है, और तीसरा जो होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गोदान संस्कार। क्या है? गोदान संस्कार। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो होता है किसमें होता है? तो गोदान जो है, जब मुंडन होता है, तो किसान संस्कार में मुंडन होता है। तो गोदान संस्कार किसका मुख्य कर्म हो जाएगा? तो बताइए, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, और अगला जो है 2 ऑप्शन और एक, केशांत संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। बताइए इसका राइट कौन सा हो जाएगा? तो गोदान जो होता है हमारा सीमंतोन्नयन संस्कार, राइट आंसर, सॉरी, केशांत संस्कार, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, साहित्य में केशांत संस्कार का नामकरण किया गया है। तो केशांत संस्कार का नामकरण किसमें किया गया है? बताइए, उपनयन, समावर्तन, वेदारंभ और गोदान। तो ये जो केशांत संस्कार जो आता है किसके अंतर्गत आता है? तो वो गोदान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गोदान। राइट आंसर हो गया गोदान। चलिए अगला प्रश्न है, चरित्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का जो निर्माण होता है किससे होता है? ये बताइए। संस्कारों से होता है, वैर भावना से होता है, और शांति से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर संस्कारों का जो निर्माण होता है हमारा, वो होता है संस्कारों से होता है। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। अगला प्रश्न जो है ये रहा, पानी ग्रहण। जो पानी ग्रहण होता है, बताइए, जो पानी ग्रहण होता है किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण हो गया, वागदान हो गया, क्या हो गया? वागदान हो गया, और सिंदूर दान हो गया, कन्यादान हो गया। ये सब जो दान होते हैं कहाँ होते हैं?
तो बताइए ये सब कौन कहाँ होता है? शैक्षणिक संस्कार में होता है, शैशव संस्कार में, विवाह संस्कार में, जन्म से पूर्व संस्कार में। तो कौन से संस्कार में होते हैं? तो ये होंगे विवाह संस्कार में। कौन संस्कार में होंगे? विवाह संस्कार में। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चलता आ रहा है? तो भारतीय जीवन में, भारतीय इतिहास में, ये कहेंगे भारतीय जीवन में, तो किस काल से संस्कारों का महत्व चलते आ रहा है? तो बताइए, दिया आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, अत्याधुनिक काल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्राचीन काल से ही इसका महत्व चलता आ रहा है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा यह है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद लेना एकदम महत्वपूर्ण है? तो बताइए, जो हम करते हैं, महत्वपूर्ण काम करते हैं, मुख्य अवसर रहता है, उसमें बताइए किसका आशीर्वाद लेना आवश्यक है? समवयस्कों का, दोस्तों का, अनुजों का, वरिष्ठों का। किसका लेना चाहिए? वरिष्ठों का, यानी कि बड़े लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है बताइए? अंतरावासी, ब्रह्मचारी, छात्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जो शिष्यों को कहा जाता, ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो विवाह संस्कार में क्या नहीं आता है? देखिए, जानते हैं, गोदान, बागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। देखिए विवाह में तो आएगा ही, सिंदूरदान तो 100% आएगा, कन्यादान भी होगा, बागदान भी होता है, तो गोदान नहीं होता है। तो गोदान हमारा नहीं आता है। कौन नहीं आता है? तो गोदान नहीं आएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? जो अंतिम जो है शिक्षा में जो संस्कार होता है, तो शैक्षणिक संस्कार तो 6 होते हैं, शिक्षा में 6 को संस्कार होते हैं, तो उसका अंतिम कौन सा होगा बताइए? या उपनयन, कौन सा दिया है? उपनयन, समावर्तन, अक्षरारंभ, वेदारंभ। तो अंतिम जो होता है समावर्तन होगा। ये थोड़ा ऑप्शन जो है गड़बड़ हो गया, यहाँ पे समावर्तन संस्कार आता है। समावर्तन क्या होगा? समावर्तन, समा ओ सॉरी, समावर्तन, समावर्तन संस्कार होंगे। कौन से संस्कार होंगे? समावर्तन संस्कार। पर चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कन्यादान किस संस्कार में था? आप बताइए, कन्यादान जो होता है कौन से संस्कार में होता है? कहता है समावर्तन संस्कार में, उपनयन संस्कार में, केशांत संस्कार में, विवाह संस्कार में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्यादान तो विवाह में ही होता है। तो कन्यादान किसमें होता है? विवाह संस्कार में होता है। तो हमारे अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन अगर संस्कृति की पहचान करनी है तो क्या चीज से होगा बताइए? धर्म से होगा, धन से होगा, कर्मों से होगा, संस्कारों से होगा। तो प्राचीन संस्कृति की अगर पहचान करना है तो हमको संस्कारों से पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, डी फॉर देवसेना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीमंतो नयन किस प्रकार का संस्कार है? जो सीमंतो नयन संस्कार है वो किस प्रकार का संस्कार है? कह रहा है जन्म से पूर्व संस्कार है, शैशव संस्कार है, शैक्षणिक संस्कार है, इनमें से कोई नहीं। तो सीमंतो नयन जो संस्कार होता है तो वो जो होता है जन्म से पहले होता है। इसमें 3 आते हैं, गर्भाधान आते हैं, पुंसवन आते हैं। चलिए अगला है, अगला प्रश्न प्रश्न हमारा ये है कि सिंदूरदान बताइए, सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूरदान जो आता है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गृहस्थ, विवाह, शिक्षा, जन्म से पूर्व। सिंदूरदान जो होगा कौन संस्कार के अंतर्गत आएगा? वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं सिंदूरदान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नामाकरण किस संस्कार के अंतर्गत? जब नाम का करण होता है, नाम रखा जाता है, तो किस संस्कार में नामाकरण होता है? आप लोग बताइए। तो शिक्षण में, गृहस्थ में, शैशव में, जन्म से पूर्व। इसका राइट आंसर बताइए। जब वो शैशवावस्था में होते हैं तो उसका नामाकरण किया जाता है। कब किया जाता है? शैशवावस्था में किया जाता है।
तो ये क्लास का अंत होता है। तो ओके, थैंक यू। इसका जितना भी सारा क्वेश्चन बन सकता था बना करके सभी को समझा दिया गया है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया आया होगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। ओके, धन्यवाद।